नमस्कार मित्रों, विकास क्लासेस इलाहाबाद में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मैं विकास आपके सामने एक बार पुनः हाजिर हुआ हूँ। और मित्रों, जो कल हमने पढ़ा था, वह कल हमने जो देखा था वह वहाँ पर मैंने आपको वर्ण भी बताए थे, शब्द भी बताए थे, वाक्य बताए थे, भाषा के बारे में ज्ञान दिया था। और इसके साथ ही साथ मैंने आपको लिपियों का भी ज्ञान कराया था कि लिपियाँ आपकी क्या होती हैं और कैसी नहीं होती हैं। तो आज से मित्रों हम लोग जो शुरुआत करते हैं वो वर्णमाला की शुरुआत करते हैं। तो वर्णमाला यानी अगर यहाँ से मैं इसकी शुरुआत करूं तो इसको समझिएगा थोड़ा सा मित्रों। आप लोग देखिएगा, वर्णमाला जो है मित्रों वो आपकी दो भागों में बांटी गई है। अगर मैं वर्णमाला के पार्ट की बात करूं तो वर्णमाला जो है आपको दो भागों में बांटी गई है। एक आपका होता है मित्रों लिखने के आधार पर। पहला जो है आपके वो है लिखने के आधार पर, और दूसरे जो आपका वर्णमाला बट गई है यह क्या है, बोलने के आधार पर, या कह लीजिए कि मौखिक आधार पर, या इसी को कहते हैं कि बोलने के आधार पर। अब देखिएगा, लिखने के आधार पर मित्रों जो वर्णों की संख्या मानी जाती है या जो वर्णों की संख्या होती है वह आपकी टोटल जो होती है मित्रों कितनी होती है, 52 होती है। और जब मौखिक या बोलने के आधार पर मैं बात करूंगा तो इसकी जो कुल संख्या आपको देखने को मिलती है मित्रों कितनी मिलती है, 44 मिलती है। अब जो लिखने के आधार पर वर्णमाला है उसको जो मित्रों डिवाइड किया गया है, पहला आपके इसी में आते हैं मित्रों कौन से, स्वर। दूसरा मित्रों जो आपका बांटा गया है वो किसको बांटा गया है, व्यंजन को बांटा गया है। तीसरा आपका जो बांटा गया है वह आपका द्विगुणित व्यंजन, या इसी को जो नाम दिया गया है मित्रों कौन सा, उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से भी आपका संबोधित किया जाता है। और इसी को मित्रों एक नाम से और भी आपको देखने को मिलेगा, उसे कहते हैं, आप कह सकते हो कि विकसित व्यंजन। कौन सा, विकसित व्यंजन। तीसरा आपका जो मित्रों हुआ है वह आपका है संयुक्ताक्षर, और अंतिम जो आपको मित्रों देखने को मिलेगा वह आपका है अयोगवाह। तो मित्रों देखिएगा, यहाँ पर जो आपके डिवाइड हुए हैं या यहाँ पर बांटा गया है, पहला जो आपका है यह मित्रों क्या है, आपका स्वर है। दूसरा आपके सामने व्यंजन है। तीसरा आपके सामने द्विगुणी उत्क्षिप्त या विकसित है। चौथा आपके सामने संयुक्ताक्षर है। और पांचवा मित्रों जो आपको मिलता है अयोगवाह मिलता है। तो मित्रों आपको पता है कि जो स्वरों की संख्या होती है वह स्वरों की संख्या मित्रों कितनी होती है, वह आपकी 11 होती है, 11। व्यंजन जो आपके मुख्य माने जाते हैं वह आपके एक प्राचीन उसमें रूप में तो वह आपके 33 माने जाते हैं। उत्क्षिप्त या विकसित व्यंजन या द्विगुणित व्यंजनों की संख्या मित्रों जो कितनी होती है, 2 होती है। संयुक्ताक्षर हिंदी में जो होते हैं मित्रों वो 4 होते हैं। और इसके साथ ही साथ जो आपके अयोगवाह मित्रों होते हैं कितने होते हैं, 2 आपको देखने को मिलते हैं। तो जब यहाँ पर मैं जोड़ूंगा तो 33, 11 कितना हो जाएगा, 44, 44 4 48, 2 50 और 2 52। यानी यहाँ पर आपको जो लिखने के आधार पर वर्ण मिलते हैं। कभी आपका पूछता है कि वर्णों की कुल संख्या कितनी है मित्रों, तो आपकी कुल संख्या हमेशा 52 ही आपको बतानी है कि वर्णों की संख्या जो है वो कितनी है, 52। और कैसे कैसे डिवाइड है यह आपने यहाँ देखा है। मौखिक अगर आधार पर देखा जाएगा या बोलने के आधार पर देखा जाएगा मित्रों तो इसको सिर्फ और सिर्फ 2 भागों में ही बांटा गया है। पहला जो नाम है वह आपका स्वर है जिनकी संख्या मैंने बताया 11 है। और जो दूसरा पार्ट इसी में बनाया गया मित्रों वो आपका क्या कहलाएगा, व्यंजन कहलाता है, जिनकी संख्या आपको 33 देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मौखिक अगर बोलने के आधार पर मैं बात करूंगा तो बोलने के आधार पर आपके 44 हैं, जिसमें से स्वर आपके 11 हैं और व्यंजन आपको जो मिलते हैं मित्रों कितने मिलते हैं, आपको 33 मिलते हैं। तो यही आपकी एक प्रकार से देखा जाएगा डायग्राम में जो वर्णमाला आपको मिली है यही आपकी क्या बन जाएगी, वर्णमाला बन जाती है। मित्रों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलिएगा देखिएगा, अब लोग जो मैं शुरुआत करने वाला हूं वह यहाँ पर हम जो शुरुआत करेंगे वह स्वर से करते हैं। यानी यहाँ पर अब मैं जो शुरुआत करूंगा आपको नंबर 1 से लेके चलता हूँ और स्वर से लेके चलता हूँ कि हमारे जो स्वर वर्ण होते हैं वह क्या होते हैं और ये कैसे प्रयोग होते हैं और कैसे प्रयोग नहीं होते हैं। तो बहुत विस्तार से मैं यहाँ पर मित्रों आपसे चर्चा करने वाला हूँ कि आपके जो स्वर होते हैं वह क्या होते हैं। तो मित्रों यहाँ पर अगर देखा जाएगा स्वर, स्वर की परिभाषा जो है मित्रों वह आप बचपन से ही पढ़ते आए हैं और स्वर के बारे में आप बचपन से ही जानते हैं कि स्वर आपके क्या होते हैं। तो आप सीधे सीधे स्वरों के बारे में कह सकते हो कि अगर परिभाषा की कि जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, यानी जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं या जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता, अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे स्वर कहते हैं। देखिएगा परिभाषा अगर आप कह सकते हो कि जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं और या कह लीजिए कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनकी सहायता नहीं लेनी पड़ती है, हम स्वयं ही इसको बोल सकते हैं, तो उसी को जो नाम दिया जाता है मित्रों क्या कहते हैं, स्वर के नाम से जाना जाता है। यानी इसी को जो नाम दिया जाता है मित्रों वह किस नाम से आपके जाना जाता है, स्वर के नाम से आपका जाना जाता है। स्वर की बात हो गई। अब जैसे अगर आप कहते हो कि आ, अब मैंने कहा आ, तो मित्रों जैसे ही आपने कहा आ, तो क्या आ का उच्चारण करने के लिए आपको किसी वर्ण की आवश्यकता पड़ रही है क्या? नहीं ना। आपने कहा आ तो आ आपके मुख से सीधे बाहर आ गया और किसी अन्य वर्ण की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। परंतु जब मित्रों अगर आप कभी कहते हो का, तो अगर का में आप, जब तक आ आपका नहीं आएगा, जब तक का आपका बाहर नहीं आएगा, कभी ऐसा हो सकता है क्या कि आप बोलो का और आ बाहर ना आए? कभी ऐसा होगा? नहीं होगा ना। यानी जब भी आप प्रोनाउंसिएशन करोगे, जब भी आप अगर उच्चारण करते हो मित्रों, तो उच्चारण करने में आपको का अगर आप बोलते हो तो का के उच्चारण में आपको जो बोलना पड़ेगा वह आपका आ को बोलना पड़ेगा। तो इसका मतलब सीधे सीधे आप कह सकते हो कि जो स्वरों का उच्चारण होता है मित्रों, वह उच्चारण आपका स्वतंत्र रूप में हो सकता है। जो स्वरों का उच्चारण है वह कैसे हो सकता है? स्वतंत्र रूप में हो सकता है, लेकिन व्यंजनों का जो उच्चारण है वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपने बोला आ, तो आ बोला आपने, तो इसमें किसी की सहायता नहीं पड़ी। लेकिन अगर आपने बोला का, तो आ आपके साथ जरूर आना ही आना है। तो इसका मतलब परिभाषा आपकी बिल्कुल सटीक बैठती है। दूसरी इसमें क्या बात है कि अब बात करते हैं कि स्वरों की संख्या मित्रों कुल होती कितनी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्वरों की मित्रों कुल संख्या कितनी है, तो आप कह सकते हो कि हिंदी में जो पहले स्वर की संख्या थी मित्रों, यानी अगर पुराने समय में स्वरों की संख्या की बात की जाएगी, पुराने समय में, तो पुराने समय में जो स्वर थे मित्रों वह आपके 13 थे। यानी पुराने समय में अगर मैं स्वरों की बात करूंगा मित्रों, तो आपको जो संख्या मिलेगी वो कितनी मिलती है? 13 मिलती है, 13 मिलती है। अब आधुनिक समय में, यानी अब के बाद के समय में अगर मैं बात करूं कि आधुनिक समय में,
तो आधुनिक समय में आपको जो संख्या मिल रही है मित्रों कितना मिल रही है, 11 ही मिल रही है। तो जो आपके 2 वर्ण कम किए गए हैं वह आपका मित्रों एक तो दीर्घ री है और एक आपका री है। एक क्या है आपका मित्रों, दीर्घ री। दीर्घ री का मतलब समझते हैं ना, जिसे आप बोलते हो वहां पर खटकोड़वा सॉरी, जिसे आप री बोलते हो री से ऋषि, तो री से ऋषि अर्थ अलग होता है। लेकिन यहाँ पर जो दीर्घ री है, तो दीर्घ री यानी री का सिंबल जो आपका मित्रों बनता है, कैसे बनता है आपको पता है, ऐसे बनता है। जैसे आपको लिखता है कृपा, तो कृपा आपने ये लिखा, तो कृपा में आपने जो नीचे लगा दिया ये क्या है, री है। लेकिन अगर मैं कहूँ दीर्घ री, तो दीर्घ री में जो आप लिखते हो उसमें आप ऐसे करके एक और उसी के नीचे जब जोड़ देते हो तो वही क्या बन जाती है, आपकी दीर्घ री बन जाती है मित्रों। जैसे अगर आपको लिखना है होत्रिकारः, तो ऐसे आप लिखोगे होत्रिकारः, यानी आपने ता में एक री लगाया और एक री आपने और जोड़ दिया, तो इसका मतलब यह जो बन गया ये क्या बन गया, दीर्घ री के रूप में आपका जाना जाएगा। यानी ये क्या माना जाएगा, दीर्घ री। और इसके साथ ही ये क्या लिखा हुआ है, री। तो इनका प्रयोग पहले थोड़ा बहुत होता भी था, लेकिन आज के समय में इनका प्रयोग नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इनको जो हिंदी की वर्णमाला है, जो आपके स्वर है मित्रों, उनमें से इनको निष्कासित कर दिया गया है और अब इनकी जगह इसमें नहीं बची हुई है। आज के समय में अगर बात की जाएगी तो इन 2 वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर इन 2 वर्णों को जोड़ दिया जाएगा तब 13 हो जाएगी संख्या, और अगर नहीं जोड़ा जाएगा तो आपको जो मित्रों संख्या मिलती है वह संख्या आपको कितनी मिलेगी, 11 ही आपको मिलती है। 11 जो आपके वर्ण हैं मित्रों वो कौन कौन से हैं, देखिएगा यहाँ पर समझिएगा। लघुआ, दीर्घा, लघु ई, दीर्घी, लघु उ, दीर्घु, री, ए, ओ, आए, आओ। तो मित्रों देखिएगा, कभी कभी आपका इनका क्रम पूछ लिया करता है। आप हमेशा अपनी बुक में जो आपने पढ़ा होगा वो क्या पढ़ते हो, ए, आए, ओ, आओ। ये चारों आपने सबने पढ़े होंगे और अब भी पढ़ रहे होंगे, ए, आए, ओ, आओ। लेकिन मित्रों मैं बताना चाहता हूँ कि जो इनका सही क्रम अगर पूछता है कि ए, आए, ओ, आओ का सही क्रम बताइए, तो इनका मित्रों जो सही क्रम आपका बनेगा वो आपका ए, ओ, आए, औ ही बनता है। क्योंकि जब संस्कृत में आप महेश्वर सूत्र पढ़ते हो तो वहां पर जो आपका महेश्वर सूत्र बनता है वह आपका एओंग बनता है। वहां पर क्या लिखते हो आप, देखिएगा वहां पर जब आप लिखते हो तो उसको क्या लिखते हो, अयूण। ये ऋलिक, एओंग, और अंतिम जो आप लिखते हो, इधर लिख देता हूं मैं, इधर कर लेते हैं, आए, आओच। ये पढ़ते हो आप बच्चों। तो देखिएगा यहाँ पर एआउच जो आपका लिखा है एओंग आयाउच, तो यहाँ पर आपने देखा कि ए के बाद आपका क्या आया है, ओ आया, और आई के बाद आपका क्या आया है, औ आया है। तो इसका मतलब जो सही क्रम आपका बनेगा वह आपका सही क्रम क्या है, यही है, ए, ओ, आई, औ। क्योंकि हिंदी जो आपको मिली है या हिंदी यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हो यह संस्कृत से ही तो मिली है ना। यानी ये आपको हिंदी का प्राचीनतम रूप, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हिंदी का जो प्राचीनतम रूप है मित्रों वह आपकी संस्कृति है। तो अगर इनका क्रम के बारे में बात की जाएगी तो आपको बताओगे कि इनका क्रम जो है ए, ओ, आई, औ ही आपका माना जाता है। इसके साथ ही साथ मित्रों अगर दूसरे रूप में मैं बात करना चाहूंगा आपसे कि जो दूसरा रूप मेरा क्या कहता है कि संख्या देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आपके हो गए। अब कभी कभी मित्रों आपका पूछा करता है इसमें से कि निम्न में से किसका दीर्घ रूप नहीं बन सकता या निम्न में से किसका लघु रूप नहीं बन सकता है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से किसका लघु रूप नहीं बन सकता तो आपको बताना पड़ेगा कि ये 4 ऐसे वर्ण हैं जिनका हमेशा दीर्घ में ही प्रयोग होता है, इनका कभी भी आपका लघु रूप नहीं बनता है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार आपका शायद 2018 में या 2017 में या 2018 में ऐसे ही आपका टेट के पेपर में एग्जाम पूछा था कि निम्न में से किसका लघु रूप या निम्न में से किसका दीर्घ रूप नहीं बन सकता। तो ये 4 आपके ऐसे वर्ण हैं जिनका कभी भी आप देखोगे कि इनका लघु रूप नहीं बनता है मित्रों, याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ ये जो 4 आपके होते हैं इन्हें ही संयुक्त स्वर कहते हैं। इन्हें ही जो कहा जाता है संयुक्त स्वर कहा जाता है, क्योंकि इनका जो निर्माण हुआ है वो संयुक्तों से जुड़ के हुआ है। जैसे आधन ई मिला तो ए बना, आधन ओ मिला तो ए बना, ओ बना। इसके साथ ही साथ आधन ए मिला तो ए और आधन ओ मिला आपका तो क्या बना आपका औ बन जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपको चीजें देखने को मिलती हैं कि आधन ई, आधन उ, आधन ए और आधन ओ मिलके आप क्या बन गया औ आपका माना जाएगा। तो इस तरह से आप सीधे सीधे मित्रों कह सकते हो कि यह संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि इनका जो निर्माण हो रहा है वह आपका संयुक्त रूप में हो रहा है, किसी न किसी वर्ण से मिलकर बने हैं मित्रों। तो इसीलिए यहाँ पर जो संज्ञा दी जाएगी या यहाँ पर क्या नाम दिया जाएगा, संयुक्त स्वर के नाम से जाना जाएगा। तो इसीलिए इसमें जो क्वेश्चन आपसे किया गया है कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप बता सकते हो मित्रों कि संयुक्त स्वर आपके हिंदी में जो होते हैं वो 4 होते हैं। और कौन कौन से, ए ओ ऐ औ। और इसके साथ ही साथ स्वरों की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है मित्रों, आपकी 11 मानी जाती है। अगर आप दीर्घ री और री को जोड़ दोगे तो 13 हो जाएगी। नहीं जो एक आज के समय में आपकी संख्या मित्रों मानी जाती है, कितनी मानी जाती है, आपकी 11 ही आपकी संख्या मानी जाती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर आपको और बताता हूँ थोड़ा सा। हो गया मित्रों, चलिए देखिएगा, ये आपने संख्या देखी, यहाँ पर 11 हो गए आपके। अब कभी कभी प्रश्न पूछता है कि मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर कभी भी आपसे पूछता है कि मात्रा के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो मित्रों आप बता सकते हो कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। क्यों? क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती है मित्रों, आ की कोई मात्रा नहीं होगी। इसके बाद दीर्घ आ की आपको पता है, लघु ई की, दीर्घ ई की, लघु उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, आए और औ, सब की मात्राएं आपको दिख गई। लेकिन क्या आपको आ की मात्रा दिखी क्या? कहीं पर नहीं दिखी है ना। तो कभी भी आपसे अगर मित्रों प्रश्न पूछता है कि मात्रा के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो मित्रों आपको बताना है कि मात्रा के आधार पर हमारी जो स्वरों की संख्या होती है वह 10 होती है। और अगर सिंपली पूछता है कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना होगा स्वरों की कुल संख्या जो आपकी होती है मित्रों वो कितनी होती है, आपकी 11 होती है। तो यहाँ से आपको मुझे लगता है मित्रों बहुत अच्छे से स्वर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए अब जानते हैं स्वर के भेद के आधार पर, यानी स्वर के जो भेद आपके होते हैं वह कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आपका जो भेद की बात मैं अगर मित्रों करता हूं, तो जो भेद है आपका वह किसके आधार पर है, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। यानी जो सबसे पहले आपका है कि जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कभी पूछता है कि जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो आप बता सकते हो कि जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर के आपके जो भेद होते हैं वह 3 होते हैं। पहला आपका जो होता है मित्रों वह आपका है अग्र स्वर, दूसरा है आपका मध्य स्वर, और तीसरा आपका जो मित्रों है वह आपका क्या कहलाएगा, पश्च स्वर के नाम से जाना जाता है। जिह्वा के प्रयोग के आधार पर मतलब क्या है कि जब आप किसी वर्ण का उच्चारण करते हो तो जिह्वा की आपकी जो स्थिति बनती है वह आपका आगे और पीछे होती रहती है मुख में।
तो वही क्या कहलाएगा, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर या जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद कभी पूछता है मित्रों, तो आपको बताना होगा कि जिह्वा के प्रयोग के आधार पर जो स्वर के भेद आपको मिलते हैं मित्रों, वह आपको 3 मिलते हैं। पहला है आपका अग्र स्वर। अग्र स्वर का मतलब कि जब किसी वर्ण का, यानी जब आप स्वर का उच्चारण करते हो और स्वर का उच्चारण करते समय यानी जो स्वर का उच्चारण हो वह जिह्वा के अग्र भाग से हो, तो उसे ही जो नाम दिया जाता है अग्र स्वर के नाम से जाना जाता है। परिभाषा क्या है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हम जिह्वा के अग्र भाग का प्रयोग करते हैं मित्रों, उसे ही जो नाम दिया जाता है अग्र स्वर के नाम से आपका जाना जाता है। अग्र स्वर की जो संख्या आपको मित्रों यहाँ पर देखने को मिलती है वह आपकी 4 है। अग्र स्वर जो आपके मित्रों होते हैं कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, लघु ई, दीर्घ ई, ए, ऐ, ये आपके जो मित्रों 4 होते हैं, यही आपके अग्र स्वर के नाम से जाने जाते हैं। लघु ई, दीर्घ ई, ए, ऐ, ये क्या कहलाएंगे आपके मित्रों, अग्र स्वर। दूसरा आपका मध्य स्वर आता है। मध्य स्वर के अंतर्गत मित्रों एक ही वर्ण को स्थान दिया गया है और वह कौन सा है आपका, लघु आ को स्थान दिया गया है। मध्य स्वर का मतलब होता है कि जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं और स्वर का उच्चारण करने में जिह्वा के मध्य भाग से स्वरों का उच्चारण होता है, तो उसे ही आपका मध्य स्वर के नाम से जानते हैं और इसके अंतर्गत सिर्फ एक ही वर्ण को रखा गया है, वो आपका लघु आ के नाम से है। तीसरा मित्रों जो आपका है वो है पश्च स्वर। पश्च का अर्थ होता है कि पिछला हिस्सा। पश्च का मतलब क्या होता है, पिछला हिस्सा। यानी जब भी हम स्वरों का उच्चारण करते हैं और उच्चारण करने में जिह्वा के पिछले भाग का प्रयोग होता है, तो उसे जो नाम दिया जाता है पश्च स्वर के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों 4 स्वर आपके यहाँ निकल गए, एक यहाँ। अब जो आपके शेष स्वर बचे हैं, शेष स्वर पश्च कहलाते हैं। देखिएगा इसमें याद करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, 4 आपने यहाँ पढ़े, 1 आपने यहाँ पढ़ा। अब भैया जितने बचे हैं उन्हीं को सबको आप पश्च स्वर के नाम से मान लीजिए। तो यहाँ पर जितने आपके सामने बचे हुए हैं वो क्या बचेंगे, आपके पश्च स्वर के नाम से आपके जाने जाते हैं। ठीक है मित्रों, तो मित्रों यह वीडियो मुझे लगता है आपको पसंद जरूर आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो मित्रों तो इसको आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और इसके साथ साथ वीडियो को आप शेयर भी करें। तो मित्रों अब हम जो मिलेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि नासिका के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं। यानी नासिका का मतलब नाक, नाक के प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो वो जो मित्रों हम देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ मैं आज आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।